हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी सेट 2024 के क्वेश्चन नंबर 15 to 20। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 222 रेज़्ड टू पावर 333 प्लस 333 रेज़्ड टू पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और ऑप्शन में हमें दिया है 2, 3, 37, 3, 37, 2, मतलब बेसिकली हर ऑप्शन में हमें 2, 3 और 37 में से ही निकालना है कि ये नंबर इनमें से किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 222 जो है ये एक इवन नंबर है और 333 जो है ये एक ऑड नंबर है। तो पावर में चाहे कुछ भी हो, इवन या ऑड, लेकिन अगर बेस हमें दिया हुआ है इवन, तो वो नंबर हमेशा इवन ही आने वाला है। जैसे 4 स्क्वायर होता है 16 इवन नंबर, 4 क्यूब होता है 64 जो कि जो भी इवन नंबर ही है। तो बेस में अगर इवन है तो हमेशा हमें जो नंबर मिलेगा वो भी इवन ही मिलेगा। तो ये हो गया इवन नंबर। और इस तरह से अगर बेस में ऑड नंबर है तो जो पावर में चाहे कुछ भी हो फिर भी वो नंबर हमेशा हमें ऑड ही मिलने वाला है। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एक इवन प्लस ऑड का सम दिया हुआ है। ठीक है, अब 2023 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में हम ये चीज देख चुके हैं कि अगर इवन और इवन का कॉम्बिनेशन है तो हमें इवन नंबर ही मिलता है, ऑड और ऑड का कॉम्बिनेशन है तब भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा, लेकिन इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है तो हमें ऑड नंबर मिलता है। तो अगर इन दोनों का सम हम करेंगे तो जो सम मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एक ऑड नंबर ही मिलने वाला है। अब हमें पता है कि ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 एंड 37 से डिविजिबल होगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में 2 से डिविजिबल दे रखा है लेकिन सिर्फ बी वाले में ही ये दे रखा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से हमारा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हम कितना वाटर मिक्स करेंगे हनी के अंदर कि हमें 20% का गेन भी हो जाए लेकिन सेलिंग प्राइस वही हो जो कि हनी की कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो लॉस हमें कब होता है, लॉस हमें होता है जब अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस है वो प्राइस जिस पर हम कुछ चीज खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर हम उसको सेल करते हैं या बेचते हैं। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो हमें लॉस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर हम लॉस निकालेंगे तो लॉस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा लॉस होता है। ठीक है, अब अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब होता कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जनरली ये हमें लॉस और प्रॉफिट जो है वो हमें परसेंटेज के टर्म्स में दिए हुए होते हैं। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम निकालते हैं अगर लॉस हुआ है तो लॉस, लॉस जो कि क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। दोनों में ही डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आता है। लॉस और प्रॉफिट को कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं। न्यूमरेटर में अगर लॉस है तो लॉस आ जाएगा और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि कितना वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा कि हमें 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हनी की कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। हनी की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 1 ग्राम हनी हम 1 रुपए में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 1 रुपए में हम 1 ग्राम हनी खरीद रहे हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में दिया है और सब ऑप्शंस में भी हमें परसेंटेज में ही दिया हुआ है तो हम 100 लेकर चलते हैं। तो 100 रुपए में कितना हनी आ जाएगा, 100 ग्राम हनी 100 रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, तो हनी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपीज फॉर 100 ग्राम। ठीक है, अब हमें बोला है कि प्रॉफिट जो है, गेन जो है वो 20% का गेन है।
तो 20% 20 रुपीज ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम 100 लेकर चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, 20% कितना हो गया? 20 रुपीज। तो एक तरह से सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? हनी प्लस वाटर। अब हम मिक्सचर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हनी प्लस वाटर की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120 रुपीज। ठीक है, ये हो गई हनी प्लस वाटर की सेलिंग प्राइस। अब इस 120 रुपीज में हमने 120 ग्राम मिक्सचर सेल किया है। ठीक है, 120 ग्राम मिक्सचर सेल किया है ये 120 रुपीज में। ठीक है, लेकिन इसमें हनी कितना था? हनी तो इसमें 100 ग्राम्स ही था। हनी इसमें 100 ग्राम ही था, लेकिन पूरा जो मिक्सचर है वो हमने 120 ग्राम सेल किया है। तो वाटर कितना हो गया इसमें? वाटर हो गया 120 माइनस 100, तो 20 ग्राम इसमें वाटर हो गया। तो एक तरह से 20% वाटर हमने इसमें मिक्स किया है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए, 20%। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर एक बार प्लीज क्लियर कर लीजिए कि कैसे हमने इसे अप्रोच किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 raised to power 30? ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है 30 की पावर 30। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इस 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और इसकी पावर हमें दी हुई है 30, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30। तो ये रूल होता है a इंटू बी, अगर हमें दिया हुआ है और इसकी पावर हमें दी है n, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30। अब 10 स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 100। 10 क्यूब है तो इसका मतलब होता है 1000। तो 10 की पावर में जो भी नंबर होता है उतने ही 0 1 के बाद लग जाते हैं। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 4 होगा तो क्या हो जाएगा? 10000। ठीक है, तो 10 की पावर में जो होगा उतने ही जीरोस 1 के आगे लग जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर तो 1 है, तो ये 1 एक तरह से ये हो जाएगा 10000 30 टाइम्स 0। ठीक है, तो अब इस 1 से जो भी हम ये 3 का यूनिट डिजिट आने वाला है वो मल्टीप्लाई होगा, तो एक तरह से जो जीरोस के पहले वाला नंबर होगा वो हमारा वही नंबर होगा जो ये 3 के पावर 30 का यूनिट डिजिट होगा, वही हमारा जीरोस के जस्ट पहले वाला नंबर होगा। ठीक है, राइट मोस्ट पूछा है तो राइट इस तरफ जाएंगे हम, और जीरोस ये इधर 30 जीरोस आने वाले हैं, और राइट मोस्ट नंबर जो ये होगा वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होने वाला है। तो ये यूनिट डिजिट क्या होगा? ये यूनिट डिजिट वही यूनिट डिजिट होगा जो 3 रेज़ टू पावर 30 का यूनिट डिजिट होगा। अब 3 रेज़ टू पावर 30 का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 3 को 30 टाइम्स तो हम नहीं कर सकते, इतना टाइम होता ही नहीं है एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी क्या होता है? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 1 है 3, 3 स्क्वायर है 9, 3 क्यूब है 37, और 3 रेज़ टू पावर 4 है 81। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं तो 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 5 है 243, 3 रेज़ टू पावर 6 कर रहे हैं तो 2 729, 7 करेंगे तो 2187, और 8 करेंगे तो 6561। तो अब ऑब्वियसली इस तरफ के नंबर हमें याद नहीं रखने, लेकिन एक पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है कि जो 3 रेज़ टू पावर 5 का यूनिट डिजिट है वो वही यूनिट डिजिट है जो 3 रेज़ टू पावर 1 में है। 3 रेज़ टू पावर 6 का जो यूनिट डिजिट है वो वही डिजिट है जो 3 स्क्वायर में है। 3 रेज़ टू पावर 7 में जो यूनिट डिजिट है वो वही यूनिट डिजिट है जो 3 क्यूब में यूनिट डिजिट है, और 3 रेज़ टू पावर 8 में जो यूनिट डिजिट है वो वही यूनिट डिजिट है तो जो 3 रेज़ टू पावर 4 में है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 4 नंबर है वो 3 की साइक्लिसिटी हो गया। तो हम अब 3 की पावर को, जो भी 3 की पावर है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी 3 की पावर है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर वाले नंबर में जो भी यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 30, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो पूरे टाइम्स चले जाएगा, 7 टाइम्स पूरा हो जाएगा 28, प्लस 2/4 हमारा बचेगा। तो एक तरह से 3 स्क्वायर पे जो यूनिट डिजिट आने वाला है वही यूनिट डिजिट 3 रेज़ टू पावर 30 में भी आने वाला है। तो 3 स्क्वायर पर यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो यहां भी हमारा यूनिट डिजिट आएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 9। ठीक है, पहले भी हम इस टाइप का डिस्कस कर चुके हैं, 3 की साइक्लिसिटी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डाउट है तो वहां पर भी जाकर एक बार देख सकते हैं, और नहीं समझ आता फिर भी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वापस से हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को।
बाकी मेक श्योर करें कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है और एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यहां दिया हुआ है 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लीव द सेम रिमाइंडर 1। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने पर सेम ही रिमाइंडर मिलेगा हमें 1। तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 420, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 426। ठीक है, दोनों में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे सबसे पहले। अब इन दोनों के जो ये 420 और 426 है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं आते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स करे हुए हैं। 420 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 426 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 71। तो ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए कि इनसे छोटे और ये किसी उसमें डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हम देखेंगे तो सेम नंबर्स हमें ऐसे पूछे हैं जो कि 420 और 426 दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉरी 421 और 427 दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हम 420 और 426 के जब प्राइम फैक्टर्स किए तो अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे, ताकि वो कॉमन फैक्टर्स ही ऐसे होंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकते होंगे। ठीक है, तो अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहा है, यहाँ से 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3, 71 ऊपर वाले में नहीं है और 5 7 और ये वाला 2 नीचे वाले में नहीं है। तो दो ही कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 2 और 3, लेकिन एक और इनसे हमारा बन जाएगा 6। 6 भी एक ऐसा हमारा डिविजर बन जाएगा जो कि 421 और 427 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 6। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर हो गए 2 3 और 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर सी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can X contains 399 liters of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in the bottles of equal size so that the whole petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना है, ये दो कैंस हमें दिए हुए हैं एक्स और वाई। एक्स में क्या है पेट्रोल है, वाई में क्या है डीजल है। ठीक है, एक्स में कितना पेट्रोल है 399 लीटर और वाई में कितना डीजल है 532 लीटर। अब हमें इन्हें बॉटल्स में फिल करना है, पेट्रोल को भी बॉटल में फिल करना है और डीजल को भी बॉटल्स में फिल करना है। ठीक है, लेकिन बॉटल्स की जो साइज है वो इंटीजर में होनी चाहिए, मतलब 1 लीटर की हो सकती है, 2 लीटर की हो सकती है, 3 लीटर की हो सकती है। तो इस तरह से इंटीजर्स में बॉटल्स की साइज होगी और दोनों इक्वली वो बॉटल्स में फिल हो जाए, पूरे पूरे वो बॉटल्स में फिल हो जाए। कोई भी बॉटल ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि आधी फिल हो रही है या फिर 1/4 फिल हो रही है या फिर 3/4 फिल हो रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे वो बॉटल्स में आने चाहिए। इस टाइप की बॉटल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि सबसे पहले 399 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से 532 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9 19। ठीक है, 399 के करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19। तो इस तरह से इनके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 1-1 लीटर की हम बॉटल्स यहाँ पर ले सकते हैं। 1-1 लीटर की बॉटल लेंगे तो पेट्रोल कितने में आ जाएगा 399 बॉटल्स में आ जाएगा और डीजल कितने में आ जाएगा 532 बॉटल्स में डीजल आ जाएगा। तो 1-1 लीटर की बॉटल हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो एक तो हमारा आ जाएगा 1 लीटर वाली बॉटल पॉसिबल है। 2 लीटर वाली पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस केस में 399 लीटर पूरा नहीं फिल हो पाएगा। 398 लीटर फुल 398 लीटर फिल हो पाएगा, उसके बाद 1 लीटर बच जाएगा जिससे कि बॉटल आधी ही भरेगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, बॉटल पूरी भरनी चाहिए। तो इसलिए 2 लीटर वाला हम यहाँ पर नहीं ले सकते, 3 लीटर वाला भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 लीटर वाले में 532 पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो 3 लीटर वाला भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो 7 लीटर वाली बॉटल हो सकती है और फिर 9 लीटर वाली बॉटल 19 लीटर वाली बॉटल हो सकती है, सॉरी 19 लीटर वाली हो सकती है और 7 लीटर वाली हो सकती है। तो इनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उतने हम ले सकते हैं, उतने लीटर की बॉटल हो सकती है।
तो अभी तक हमारा आ गया 1, 7 और 19। ये इतने लीटर की बोतल हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि 7 और 19 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक तो 19 इंटू 7 कैपेसिटी वाली बोतल भी हो सकती है जो कि 133 लीटर होगा। तो एक 133 लीटर की भी बोतल हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 तरह की बोतल की साइज हो सकती है जिनमें पेट्रोल और डीजल पूरी पूरी तरह से फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements in respect of sum s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10। ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो कि खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, उनका कोई और फैक्टर नहीं होता, वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। अब 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ये 10 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें तो मतलब x, y और z की जो वैल्यू है वो इनमें से ही कोई हो सकती है। अब तीनों अलग अलग हैं, तीनों रिपीट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये बताना है कि s की यूनिट डिजिट्स क्या क्या पॉसिबल हैं। अगर s इज इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस जेड, तो मान लेते हैं x, y, z है 2, 3, 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया? 10। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 0, तो पॉसिबल है, तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है s कैन बी 9। अब 9 हो सकता है या नहीं ये देख लेते हैं। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 15। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है यहाँ पर? 5। तो 3 भी पॉसिबल है। द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5। तो 3 भी पॉसिबल है, तो 1 और 3 तो हमारे करेक्ट हो गए। अब हमें स्टेटमेंट 2 को चेक करना है। तो यहाँ पर हम 2, 3, 5 ले चुके हैं, 3, 5, 7 ले चुके हैं। अब 2 और 7 के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 2 प्लस 7 प्लस 3। तो ये हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ रही है, 9 नहीं आ रही, तो ये नहीं हो सकता। देन 2 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हमारा कितना हो रहा है? 14। यहाँ पर यूनिट डिजिट आ रही है 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट नहीं हो सकता, 1 और 3 ही करेक्ट होंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? C, 1 एंड 3 ओनली। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।